नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन फॉर केस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज फ्रेंड क्लास 12th इंग्लिश की धाकड़ शुरुआत होने जा रही है। उस दिन हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे द लास्ट लेसन। आज हम पढ़ने चल रहे हैं फ्रेंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कहानी है। ये कहानी किसकी है? ये मतलब दो चोर बच्चों की है। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फ्रेंड एनीस जंग। इसके लेखक है एनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपये मिल जाता है। मतलब कभी कभी कूड़े में भी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। यहाँ क्या कहना चाहता है लेखक कि कभी कभी कूड़े में भी, मतलब ये दो बच्चों की कहानी होती है, शरारती बच्चों की। तो यहाँ कहानी क्या थी कि कभी कभी ये मतलब दो, देखिए पहले कहानी क्या थी? पहले कहानी थी स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो उसी के बारे में बता रहा। तो समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी कूड़े में भी 1 रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? तुम यह क्यों करते हो? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scoring for glad in the garbage dump of my neighborhood। मैं साहब से पूछती हूँ। आई आस्क्ड साहेब, मैं साहब से पूछती हूँ। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी, देखिए, मॉर्निंग स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। मैं साहेब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़े फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलते हैं। मतलब जो उनके बगल में पड़ोसी थे, वे क्या किया करते थे? वे कूड़े मतलब कूड़ेदान में कूड़े फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलते थे। रोज सुबह धन मांगते हुए या ढूंढते हुए मिलते थे। देखिए अब आगे। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब अपना घर बहुत पहले छोड़ दिए थे। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित। उनका घर कहाँ था? ढाका के हरे भरे। ढाका कहाँ? ढाका हमारे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं उनका घर था। ढाका जो बांग्लादेश, मतलब जो हरे भरे खेत, ढाका जो हरे भरे खेतों में स्थित। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी। मतलब उसके घर की उन्हें दूर दूर तक कोई यादें नहीं आ रही थी। उनके घर की उन्हें दूर दूर कोई यादें नहीं आ रही थी। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट एंड देयर फील्ड एंड होम्स। बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और उनके घरों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, यह कौन बताता है? उनकी माता बताती हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उन्हें बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नॉ लिव्स। इसी कारण उन्होंने उस शहर को, मतलब ढाका को, किस शहर को? ढाका को, उस शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में बड़े शहर आ गए। और धन की तलाश में बड़े शहर आ गए और वहीं रहने लगे। आई हैव नथिंग। अब यहाँ से देखिए सरकार, अब सरकार यहाँ से देखिए, यहाँ से आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसे करने के अलावा और कुछ नहीं। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है, मतलब बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, वह बुदबुदाता है। और निगाह बचाते हुए बुदबुदाता है, मतलब निगाह बचाते हुए वह क्या करता है? बुदबुदाता है। लुकिंग अवे में निगाह बचाना, लुकिंग अवे में होता है सरकार निगाह बचाना। वह निगाह बचाते हुए बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, आई से ग्लिबली, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा। ग्लिबली मीन्स होता है चतुराई के साथ। ग्लिबली मीन्स होता है चतुराई के साथ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही मैंने यह महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। आई से ग्लिबली, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग, तुरंत ही, मतलब तुरंत ही रियलाइज किया। हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने रियलाइज किया कि मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी।
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, मैंने वह कहती है कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई सेज, मैंने कहा, इम्ब्रेड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, यह वादा जो था उसे वह पूरा करना नहीं चाहती थी, वह उसे वादा को पूरा करना नहीं चाहती थी। वह दुख से भरी ग्लानि से बोलती है, बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बीक वर्ल्ड, किंतु मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार में हर कोने भरे पड़े थे। मेरे जैसे जो वह वादा की थी उसके उस तरह के वादा उसके पूरे संसार में हर हर जगह, मतलब चारों ओर भरे पड़े थे। चारों ओर क्या था? भरे पड़े थे। अब यहाँ से देखिए आफ्टर से, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद, नोइंग में जानना, उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे नाम पूछती हूँ। वह घोषणा करता है, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, साहेब आलम, या साहेब आलम वह घोषणा करता है, वह बताता है कि उसका नाम साहेब आलम है। तो ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि उसके इस नाम का क्या अर्थ होगा, वह नहीं जानता कि उसके इस नाम का क्या अर्थ होगा। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसके नाम का अर्थ उसे पता चल जाए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब संसार का मालिक या ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यह उसे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो। अनेवर ऑफ वाट हिज नेम प्रेजेंट ही रूम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में क्या करता है? घूमता रहता है। ही रूम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, बेयर फुट मीन्स होता है नंगे पैर, बेयर फुट मीन्स क्या होता है सरकार? बेयर फुट मीन्स होता है नंगे पैर। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, जो नंगे पैर मतलब जो नंगे पैरों की एक फौज, लड़कों की ऐसी फौज है, जो नंगे पैरों की लड़कों की एक ऐसी फौज है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर एट नून, जो सुबह पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। जो सुबह पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में क्या होता है? गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से मिलते रहने के कारण, ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं, मतलब तुम स्लीपर, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? क्यों, ये वह पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुम चप्पल, आई आस्क वन सिर्फ एक से, मैं उनमें से मतलब वो जो ग्रुप था नंगे पैरों वाले लड़कों की, उनमें से एक लड़के से वह पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसवर्स सेल्फ मतलब ही आंसवर्ड सिंपली, तो वह साधारणता उत्तर देता है कि मेरी माँ ने उन्हें ताक या ताड़ के नीचे नहीं उतारा, मेरी माँ ने उन्हें ताक या ताड़ से नीचे नहीं उतारा, मेरी माँ ने उन्हें ताक मतलब मेरी जो चप्पल थी वो ताक या ताड़ के ऊपर थी, उन्हें मेरी माँ ने नीचे नहीं उतारा है। अब सरकार देखिए इवन से, देखिए इवन आई सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा, मतलब जो एक दूसरा लड़का होता है वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जब मैं देखिए दूसरा, जिसने बेमेल के जूते पहन रखे हैं वो वह उत्तर देता है, जो बेमेल के जूते पहन रखे हैं वह उत्तर देता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। सी सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपने पैरों से इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट टू शूज सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का क्या कहता है? कि आई वॉन्ट टू शूज, मुझे जूता चाहिए, मैं जूता चाहता हूँ।
थर्ड बॉय, जो हैज़ नेवर ऑन द पेयर ऑफ हिज ऑल लाइफ, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पहना है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गाँव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी के कारण नहीं है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर। देखिए अब यहाँ से, अब सरकार यहाँ से देखिए, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। नंगे पैर रहने के कारण औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मैं हैरान हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना तो नहीं है कि क्या जो मतलब चप्पल जूते नहीं पहन रहे थे वह सतत गरीबी बनी रहने के लिए एक बहाना तो नहीं बना रहे हैं। वह हैरान थी। कौन हैरान थी? लेखिका इसमें हैरान थी। अब सरकार यहाँ से देखिए, रिमेंबर से देखिए, आई रिमेंबर से, यहाँ देखिए आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्राइस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। वह थोड़ी देर पर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। थोड़ी देर पर मंदिर पर पहुंचता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। देखिए फिर से, 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में मतलब पीछे। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में। वेयर लिव्ड इन द न्यू प्राइज, जहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी रंग के गणेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया। फिर से देखिए, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड प्लांटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। स्लेटी रंग के गणवेश में मतलब स्लेटी रंग के वेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए। क्या है लुकिंग एट द बॉय? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लुकिंग एट द बॉय प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाए हैं आपको, भूला नहीं है यार, आपको पार्टिसिपल तो पढ़ाए ही है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गो गॉडनेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी,
जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मुझे वह प्रार्थना याद आई जब उस समय एक लड़के ने एक देवी से की थी, जब एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं, मैं इन्हें कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ और शूज, अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। पुजारी के लड़के की तरह छोटे लड़के ने भी जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के रहते थे। लेखिका कहती है क्योंकि मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले की तरह अन्य लोग बहुत लोग बिना जूते के रहते थे। अन्य लोगों के लड़के मतलब बिना जूते के रहते थे। अब फ्रेंड यहाँ से देखिए, अब सरकार आपको यहाँ से देखना है माई अक्यूंटेंस, अक्यूंटेंस मीन्स होता है सरकार परिचय। माई अक्यूंटेंस विद द वेयर फूड रैक पिकर्स लीड टू मी सीमापुरी, नंगे पाँव कूड़ा बिनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, इट मील्स अवे फ्रॉम इट, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। मेटामॉर्फेली मेटाफोरिकली दोज, देखिए अब यहाँ से देखिए दोज से, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन बैक इन 1971 यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बासिंदे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। देखिए ढाका से आए थे ना, ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहीं से आया था। तो कहती है कि यहाँ बसने वाले लोग गैर कानूनी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। जो क्या कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज इमंग देम, साहेब का परिवार या साहेब की फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था। सीमापुरी क्या था? उस समय बीहड़ था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, यह अभी भी है परंतु अब यह खाली नहीं है। यह जो सीमापुरी था वह बीहड़ था, वह अभी भी है लेकिन वह अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin devoid of sewage ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर। रैक पिकर में होता है फ्रेंड कूड़ा बिनने वाले। रैक पिकर्स में होता है कूड़ा बिनने वाले, कूड़ा बिनने वाले। रैक पिकर्स में क्या होता है? रैक पिकर्स में होता है कूड़ा बिनने वाले। कबाड़ी जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैक पिकर्स बोलते हैं। देखिए टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्तिहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बिनने वाले रहते थे। टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बिनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट एनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स होता है परिचय। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है सरकार? आइडेंटिटी मीन्स होता है परिचय। दे हैव लिव्ड हियर, वह यहाँ रह रहे हैं। फॉर मोर देन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा से। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना पहचान के, मतलब वह बिना पहचान के लगभग 30 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं बिना परमिट के, कोई पहचान नहीं है उनकी, कोई परिचय नहीं, कोई परमिट नहीं है, वह रह रहे हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड, सॉरी एंड कहाँ गया? सॉरी 30 ईयर विदाउट, हाँ आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बिना पहचान के। बट विद द राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम्स और वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन,
देम टू बाई ग्रेन, किंतु उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास देखिए राशन कार्ड भी है, परिचय के साथ वहाँ मतलब बिना परमिट के रह रहे हैं, मतलब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है, जिससे अनेक नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। वह उनके पास राशन कार्ड है, वह क्या करते हैं कि वह मतदाता सूची में भी शामिल हो जाते हैं और उनसे वह राशन कार्ड के जरिए क्या करते हैं, अनाज भी खरीद लेते हैं, राशन कार्ड के जरिए वह अनाज भी खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, जाहिर सी बात है, जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है। बताइए आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? ये बताइए, आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को आप अगर स्किप करके देखेंगे तो यार समझ में नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो 1% आपके समझ में नहीं आएगा, ऊपर से उड़ जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मतलब एक सीरियल वाइज देखिए, उसको स्किप मत करिए, उसको स्किप मत करिए। हाँ, अब यहाँ देखिए, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सॉरी एंड कहाँ गया यार, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, विदाउट एन एचिंग स्टोमक। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सके तो वी वी वुड रेदर लाइव हियर देन इन द फील्ड दैट गैव अस नो ग्रेन, दैट गैव अस नो ग्रेन। हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ यार, अगर ये बताइए, जहाँ अपने परिवार को, अपने फैमिली को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, आप वहाँ रहना पसंद करेंगे कि जहाँ आपके परिवार को या खुद को यार 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती वहाँ रहना पसंद करेंगे? यार जहाँ मिल जाती है ऑब्वियस सी बात है वहीं रहना हम पसंद करेंगे। से द ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड series, tattered series. When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, महिलाओं का एक समूह कहता है, देखिए महिलाओं का एक समूह क्या कहता है, महिलाओं का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ, कौन पूछता है? एनीस जंग मतलब लेखिका जब उनसे पूछती हैं तो वह कहता है, महिलाओं का समूह कहता है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों, नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। वह बताती हैं कि सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। वेन एवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है, दे पिच दियर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ उन्हें भोजन मिल जाता है वह वहीं घर का निर्माण करते हैं, जहाँ उन्हें भोजन मिल जाता है वे वहाँ अपना तंबू वहीं गाड़ लेते हैं और अस्थायी घर बना लेते हैं। मतलब अस्थायी घर नहीं बनाते हैं कि हमको वहाँ जीवन पूरा जीवन भर वहीं रहना है। अस्थायी मतलब आज यहाँ तो कल यहाँ, अस्थायी घर वहीं का, अस्थायी घर का हम वहाँ निर्माण कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं, बच्चे भी जो हैं उन्हीं तंबू में बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइव, सर्वाइव में होता है जैसे व्यतीत करना। और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं, बच्चे उन्हें बड़े होते हैं और साझेदार, उनके साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग में जानते हैं ना, होता है कूड़ा करकट बिनने वाले। और सीमापुरी में उत्तर जीविका का अर्थ होता है कूड़ा बिनना। सीमापुरी में उत्तर जीविका का अर्थ मतलब सीमापुरी में उत्तर जीविका का अर्थ होता है कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर इट हैज़ अक्यूर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट,
वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया। वर्षों की अवधि में उसने एक ललित कला का रूप ले लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। कूड़ा ही उनके लिए क्या है? सोना या धन संपत्ति है। आप देखे होंगे यार, जो बोलते हैं कि बेड़ियाँ हैं, ऐसे बोलते हैं ना यार कि बेड़ियाँ हैं, जो ऐसे मतलब घर के अगर जैसे कहीं चौराहे पे या कहीं भी किसी बाग में ऐसे टेंट बना के अस्थायी घर बना के रहते हैं, बस उन्हीं की बात ही हो रही है यार। वहाँ इस पार्ट में उन्हीं की बात ही हो रही है, जो शरणार्थी थे। शरणार्थी मतलब जो रिफ्यूजी होते हैं, रिफ्यूजी में शरणार्थी, जो शरणार्थी होते हैं उन्हीं की यहाँ बात ही हो रही है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ की रोटी है। मतलब कूड़ा ही उनके लिए संपत्ति और सोना है, कूड़ा ही उनके लिए रोज़ की रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड इवन इफ इट ए लीकिंग ऑफ रूफ, सिरों पर छत है भले ही एक टपकती हुई छत क्यों ना हो। सिरों पर छत है भले ही एक टपकती हुई छत क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। किंतु एक बच्चे के लिए यह छत जो है इससे भी कहीं ज़्यादा है। हाँ सरकार, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई समटाइम्स, वहाँ तक हो गया था, इवन मोर तक हो गया था। देखिए, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। मतलब साहब कहते हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब कहता है, हिज आइज लाइट अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन, जब आप चांदी का सिक्का पाते हो। इन अ हीप गार्बेज, कूड़ेदान में, मतलब जब आपको कूड़ेदान में चांदी का सिक्का मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। हिप गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्काउंडिंग फॉर देयर इज होप और फाइंडिंग मोर, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। वाट इट क्या था, हाँ कहाँ था, वाट इट मीन्स टू डिफरेंट दियर पेरेंट्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहते हैं, देखिए, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ों का अर्थ माता पिता के लिए इसका अर्थ कूड़ा होता है। फिर से देखिए, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका कूड़े का होता है, जो अर्थ इसके कूड़े का होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइव, इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइव, उससे भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है और बड़े बूढ़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। जो कूड़ेदान में जो मिलते हैं वह बच्चों के लिए आश्चर्य की चीज़ हो सकती है, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए क्या थी? बड़े बूढ़ों के लिए जिंदा रहने का एकमात्र साधन था। बड़े बूढ़ों के लिए उस समय क्या था? जिंदा रहने के लिए एकमात्र साधन था। अब आगे देखिए, वन विंटर मॉर्निंग से शुरू करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग से ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। सर्दी की एक सुबह मैं साहेब को पास के क्लब के बाहर लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। कौन देखता है? हमारी लेखिका जो है, हमारी इस पाठ की लेखिका जो है अनीस जंग, ठीक है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह सफ़ेद वेशभूषा पहने दो युवक जो टेनिस खेलते हुए, मतलब जो टेनिस खेल रहे थे, उनको वह ध्यानपूर्वक देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम पसंद है, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स कंटेक्ट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह गुनगुनाता है और इस बाड़ के लगे पीछे होकर संतुष्ट होता है। वह गुनगुनाता है और बाड़ के पीछे से खड़ा होकर संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। जब कोई आसपास नहीं होता है तो वह अंदर चला जाता है। ही एडमिट, वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट्स
ठीक है। द गेट कीपर लेट्स मी अस द स्विंग, द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। सरकार हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहाँ तक कंप्लीट हो गया? यूज़ द स्विंग। हमारा सरकार कंप्लीट हो गया यहाँ तक, यूज़ द स्विंग। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखिए साहेब टू से। ये सिंटेक्स में आपको बताया था ये कौन सा टू है, ये हमारा एडवर्ब टू है। टी डबल ओ को हम एडवर्ब टू कहेंगे, टी डबल ओ को क्या कहेंगे? एडवर्ब टू कहेंगे। और जो टी ओ होता है, टी ओ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फिनेटिव टू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव टू। फिर से सुनिएगा, टी डबल ओ को एडवर्ब टू बोलते हैं और टी ओ को इन्फिनेटिव टू बोलते हैं। सिंथेसिस में आपको पढ़ाया गया है, अगर वीडियो नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिलेक्शन पावर साइंथिस लेक्चर 1, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसकी रंग उड़ी शर्ट एंड नेकर का विचित्र लग रहे हैं, उसकी शर्ट और नेकर विचित्र लग रही हैं। समवन गैव देम मी, समवन गैव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे, मतलब जो पहना था वो किसी ने उसे दिए थे। ही सेज इन द मैनर एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, यह किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया। वह क्या कहता है कि वह किसी मतलब गरीब जो अमीर घर के लड़के के त्यागे हुए वस्त्र थे, त्यागे हुए जूते थे, जो एक छेद होने के कारण इनकार कर देता है, पहनने से इनकार कर देता है। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा यार, कपड़ों का मतलब क्लॉथ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमें, जहाँ जितना बड़वार मतलब बड़े हों हम। डज नॉट बॉदर हिम, उसे परेशान नहीं करता, उसे परेशान नहीं करता। डज नॉट बॉदर हिम, उसे परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है। इवन शूज विथ ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटिटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वह खेल जिसे वह इतना ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। वह खेल जिसे वह इतनी ध्यानपूर्वक, कौन देख रहा था? साहेब देख रहा था। जो इतना ध्यानपूर्वक उस खेल को देख रहा था वह उसके पहुंच से क्या था? वह खेल उसके पहुंच से बाहर था। सरकार हमारा रीच तक कंप्लीट हो गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं दिस मॉर्निंग से। अब देखिए दिस मॉर्निंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से दिस मॉर्निंग से, देखिए दिस मॉर्निंग, आज सुबह या सुबह। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वॉक टू मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है, मतलब जो जिसमें दूध लेते हैं वही डिब्बा। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, मैं सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, उसने वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए, वह कहता है दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपये एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है, कि जो वह जहाँ काम करता है उसको 800 रुपये और मतलब सभी वक्त का, सुबह दोपहर शाम का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक,
मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री, ठीक है, या स्वतंत्रता का भाव खो जाता है। निश्चिंतता, बेफिक्री का भाव खो जाता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। स्टील का कनिस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था, जिसे वह अपने बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। ओवर हिज शोल्डर, ये ओवर हिज शोल्डर भी, जिसे वह अपने आराम से बड़े कंधे पर ले जाया करता था। द बैग वाज हिज, द कनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ऑन्स टू टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर्स। थैला उसका था, मतलब द बैग वाज हिज, थैला उसका था। थैला किसका था? थैला उसका था। कनेस्टर, देखिए, द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप। कनेस्टर, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। कनस्तर किसका था? उस आदमी का था जो चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। साहेब जो है वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब देखिए सरकार, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मुकेश से। देखिए, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर्स। मास्टर में होता है मालिक, मास्टर में क्या होता है? मालिक। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मतलब जो मोटर को ठीक करते हैं वो मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर, उसने उत्तर दिया है, या ही रिप्लाई, उसने उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों को देखते हुए वह कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका अपने उसका देखो, देखिए फिर से, उसका सपना उसके आगे। हिज ड्रीम, देखिए हिज ड्रीम, उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। धूल के बीच क्या होता है? एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल में चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बैंगल में क्या होती हैं? चूड़ियाँ। फिरोजाबाद का एक, देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, फिरोजाबाद का दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। फिरोजाबाद का क्या है? फिरोजाबाद का दूसरा परिवार क्या करने में लगा है? फिरोजाबाद का दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। यह भारत की कांच की आकृति देने वाला उद्योग केंद्र है। यह भारत, फिरोजाबाद क्या है? भारत की कांच की आकृति देने वाला उद्योग केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए, लगता है देश के सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी। लगता है सभी देश की औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां बिता दी। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास furnaces with the high temperature in dingy cells without air and light, that the law in enforced could get him and slog their daylight hour, often losing that brightness of their eyes, उनमें से
उनमें से कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश के अंधेरी बंद कोठरी में ऊंचे तापमान वाली भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है। भट्टियों पर काम करना इलीगल, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी है। और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए, यदि कानून क्या कर दिया जाए, यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं, और प्रायः अपनी आंखों की क्या करते हैं, चमक खो बैठते हैं। डे लाइट आवर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज हीज वॉलंटियर टू टेक मी होम। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। विच इज प्राउडली सेज इज बीइंग रिबॉल्ट, वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, the past home that remain hobbled with crumbling walls, oblique door, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in a primeval state। हम कूड़ों से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारें डगमगाते दीवारें और बिना खिड़कियों के, और जिनमें मनुष्य जानवरों के लिए परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। उनके परिवार क्या है, आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वह ऐसे एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंक से वोबली आयरन डोर विद द हिज फुट, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है। लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी इंटर द हाफ बिल्ड सैक, हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। हम एक अधबनी झोपड़ी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves। उसकी सूखी घास की छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है, जिस पर एक बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदरबदर, मतलब पालक की पत्तियां अधिक खदरबदर करते हुए उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और एल्युमिनियम की प्लेटों पर और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग ऑन द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक एंड सी स्माइल्स, धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ, अब आइए आगे देखते हैं। अब सरकार आपको यहाँ से देखना है मुकेश से। सी इज द वाइफ ऑफ यहाँ था ना, सी इज द वाइफ ऑफ था यहाँ से, यहाँ देखिए, वहीं आगे से पढ़ते हैं। देखिए, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ईयर इन ओल्ड, उम्र में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसे बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है। बहू के रूप में क्या है, बहू के रूप में सम्मान उसको मिलने लगा। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर तीन व्यक्ति, उसका पति मुकेश और उसके पिता की जिम्मेदारी है। When the older man enter, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face।
जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे से सरक जाती है और वह घूंघट अपना घूंघट जो है अपने चेहरे पर सरका लेती है। अपने में होते हैं ना, जैसे यार जैसे हिंदू में होते हैं कि अगर बुजुर्ग हैं तो मतलब उनको घूंघट करते हैं, तो वही वह अपना बुजुर्ग को देखती है, मतलब उसके पिता को। किसके पिता को? मुकेश के बड़े भाई के पिता को या मुकेश के पिता को, तो क्योंकि भाई उसकी पत्नी थी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, तो वह उसे देखती है तो अपना घूंघट सरका लेती है। यहाँ देखिए एज कस्टम डिमांड जैसे कि प्रथा है। देखिए यहाँ एज कस्टम डिमांड ये देखिए एज कस्टम डिमांड जैसे कि प्रथा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल मिस होता है घूंघट, वी ई देखिए वी ई आई एल वेल मिस होता है घूंघट, VEIL वेल मिस क्या होता है? घूंघट। वेल मिस होता है सरकार घूंघट। वेल दियर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डालना चाहिए। फिर देखिए पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्ग जो होते हैं, पुत्र वधुओं को यहाँ क्या कहते हैं? पुत्र वधुओं को मतलब बहुओं को पुरुष बुजुर्ग के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डालना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत गरीब चूड़ी बनाने वाला है, अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as the tailor, then a bangle maker, she has failed to renovate a house, send his two sons to school. पहले एक दर्जी के रूप में और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों से कठोर परिश्रम करने के बावजूद अपने घर का नवीनीकरण करवाने में और दो पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। देखिए फिर से देखिए, वह इतना कठोर परिश्रम करने के बावजूद यार वह उतना कठोर परिश्रम यार करने के बावजूद अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में और अपने घर का नवीनीकरण मतलब अपना घर बनवाने में वह असफल रहा। वह क्या रहा? असफल रहा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bengal. वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह जानता है। वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह जानता है। किसे सिखा पाया? अपने बच्चों को वही सिखा पाया जो वह जानता है, चूड़ी बनाने की कला। वह अपने बच्चों को क्या सिखा पाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने की कला वह सिखा दिया था। हाँ फ्रेंड, अब आपको यहाँ से पढ़ना, अब आपको फ्रेंड पढ़ना है यहाँ से। देखिए इट से, इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, इसका कर्म उसका भाग्य है, यह इसका कर्म उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बंगल। मुकेश की दादी कहती है, मुकेश की दादी क्या कहती है कि यह इसका कर्म उसका भाग्य है। फिर आगे देखिए, जिसने चूड़ी की कांच की पालिश की गर्द से अपने पति को अंधा होते हुए देखा, अपने पति को अंधा हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवन बी ब्रोकन, क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वाले वंश परंपरा तोड़ा जा सकती है? देखिए, क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वाले वंश परंपरा तोड़ा जा सकता है? मतलब ईश्वर के द्वारा जो दिया जाता है क्या उसे मतलब जो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है सुख दुख, क्या उसे हम तोड़ सकते हैं कभी? सी इम्प्लीज born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but Bengal in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every state in फिरोजाबाद। उसका मतलब चूड़ी बनाने, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर चूड़ियाँ के अलावा और कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, दूसरे घर में और दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में, मतलब फिरोजाबाद की हर गली में वह चूड़ियाँ बनाने वालों को ही देखा। स्पायरल ऑफ बेंगल,
Spiral of Bengal. Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of seven color of rainbow lie in mind in unkempt, unkempt yard are peeled on four-wheeled handcart pushed by young men along the narrow lanes of Shanty town. देखिए इसका हिंदी अर्थ देखिए। मालाओं के रूप में चूड़ियाँ के गुच्छे या बंडल धूप सी सुनहरी, धन जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, बैगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के साते रंगों से बनने वाली हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेर सारी पड़ी थी रहती हैं। अस्त व्यस्त आंगनों में ढेर सारी क्या करती हैं, पड़ी रहती हैं। तथा इनको चार पहिया वाली हाथ गाड़ी, मतलब चार पहिया वाली जो हाथ गाड़ी होती है ना, उसी से चार पहिया वाली हाथ गाड़ी पर लाद कर जवान आदमी झोपड़ियों के कस्बे के तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। देखिए जो चूड़ी वाले होते हैं उनको एक ठेलिया होती है ना, उसी पे लाद कर बेचते हैं, तो वही बोल रहा है। And in dark hutment next to lines of lamps of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circles of Bengal. एंड का देखिए उसके बाद से देखिए, और अंधेरी झोपड़ी पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियाँ आग, ठीक है, आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों की चूड़ियों को वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। वृत्ताकार घेरे पर क्या करते हैं, जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें बाहर की प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज़्यादा संयोजित होती है। दैट इज वाई देन सॉरी दैट इज वाई दे ऑफन end up losing their eyesight before they become adult दे बिकम अडल्ट। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वह अपनी दृष्टि क्या करते हैं, दरकार खो देते हैं। अब आइए देखते हैं। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ मशीन। उसका हाथ एक चिमटे की भांति चल रहा था। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल सी हेल्प मेक। मैं सोचती हूँ कि क्या वह चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जो वह उसको बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बोलिसेस एंड इंडियन वुमेन सुहाग। और यह भारतीय महिला का सुहाग है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और वह शादी के बाद, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल। वेल मीन्स घूंघट, आपको बताए थे। हर हैंड डैड रेड विथ हीना एंड रेड बैंगल रोल्ड इनटू द वृष्ट। वृष्ट मीन्स होती है कलाई। यह उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगा जब उसका सिर घूंघट से ढक जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर एगो। उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। उसकी बगल जो बूढ़ी औरत थी उसकी बात कर रही है कि उसके तरह वह भी एक दिन दुल्हन बनेगी, तो उसका महत्व उसे समझ में आ जाएगा। हाँ अगर आप देखिए, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर। सी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। आज भी उसके कलाइयों में चूड़ियां हैं लेकिन उसके आँखों में चमक नहीं है। उसके कलाइयों में चूड़ियां हैं लेकिन उसके आँखों में क्या नहीं है, चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त शेर भी खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है। इन ए वाइज ड्रेन्ड ऑफ जॉय। इन ए वाइज ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया। जिसका आनंद क्या हो गया, समाप्त हो गया। सी हैज़ नॉट इंजॉयड। शी हैज़ नॉट इंजॉयड even one full meal in her entire lifetime. That what has
reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. अपने पूरे जीवन काल में भर खाना भी नहीं खाया। वह एक ऐसी आवाज़ में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया। यही मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, मतलब फ्लोइंग बियर्ड मतलब लहराता पति उसका लहराता दाढ़ी वाला उसका पति कहता है, सेज आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। अब यहाँ हमारा इन तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। हम फ्रेंड अब पढ़ेंगे हियरिंग हिम से। Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता कि क्या उसने यह हासिल कर लिया जो लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया। उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even enough to eat ring in every home. चूड़ियाँ बनाने के काम में जारी रखने के अलावा और कुछ भी करने के लिए पैसा न होना और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। दुख की कराहट क्या होती है? हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द एलामेंट में होता है दुख ऑफ देयर एल्डर्स। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। युवा लोग जो थे अपने बुजुर्गों के दर्द को प्रतिनिधित्व करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव killed all initiative and the ability of dream. चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों ने परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया। वहाँ पर क्या करते थे? वहाँ चेतना को शून्य कर देते थे। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल और सपने देखने वाले क्षमता को क्या कर दिया? क्षमता को मार दिया। अब फ्रेंड देखिए, अब ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 15। इसमें आपको 16 पैराग्राफ पढ़ना है। इस चैप्टर में बड़ा चैप्टर है, इसीलिए समय लग रहा है। 1 घंटे को हो गया यार देखते देखते। ठीक है, देखिए, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू द ऑक्यूपेटर। स्वयं की एक सुनहरी समिति क्यों नहीं बनाते हो? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर। मैं युवक के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए जिन्होंने अनेक पिता और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। इवन इफ ही गेट ऑर्गेनाइज्ड, we are the ones who will the hauled up by police, beaten and dragged to the jail doing something illegal. They says, हम संगठित हो भी जाएं तो किसी गैर कानूनी काम करने के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। वे कहते हैं
देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली। उनमें से कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। देयर फादर आर द ट्राइड एंड दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty of apathy to the greed and to injustice। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे स्वयं, मतलब उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे स्वयं। वे अनवरत कुंडलीमान मतलब चक्र के समान बात बोलते हैं, जो गरीब से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लालच से कहाँ तक सरकार पहुंच जाती है? लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ फैमिली कॉज ऑफ ए वे ऑफ बर्डेंड पॉवर्टी बर्डेंड। उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार जो गरीब जाल में फंसा है और अपने जन्म जाति के कलंक से दबा हुआ है, जो गरीब के जाल में फंसा है और अपने जन्म जाति के कलंक से दबा हुआ है। ये हमारा 16वां स्टेंजा है। ये सरकार हमारा लास्ट स्टेंजा है। ये हमारा कौन सा? ये हमारा 16वां स्टेंजा। By the stigma of caste in which they are born, in the order of vicious circle of them, साहूकार, ठीक है, जो साहूकार होते हैं, साहूकार, द मिडल मैन ऑफ पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट एंड द पॉलिटिशियंस। दूसरा साहूकार पुलिस वाले, कानून को लागू करने वाले, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। Together they have imposed the baggage on the child that the cannot put down। दोनों ने मिलकर बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया जिसे वह उतार नहीं सकता। चाइल्ड ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, पहले वह जागरूक है, ठीक है। ही एक्सेप्ट इट, वह स्वीकार करते हैं यह। एज नेचुरली एज हिज फादर, एहसास होने से पहले वह उसे इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। वह उतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड वुमेन ऑफ डेयर, कुछ हटकर अपने अर्थ का चुनौती देना, और चुनौती देना उसकी परिवार का वह अंश अंग नहीं है, मतलब उसके परिवरिश का अंग नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, उसके परवरिश का यह अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट मुकेश, आई एम चीयर्ड। जब मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है। जब मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज घर से दूर था, गैरेज घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं जाऊँगा। ही इंसेक्ट, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ऑफ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? इज ही सडनली साइलेंट? नो, ही सेज, स्टारिंग द ग्राउंड, वह एकाएक चुप हो जाता है। नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। इन स्मॉल मरमर, मतलब छोटी सी भाव में,
देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट। भाव जो मतलब जो उसके अंदर शर्मिंदगी, उसकी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है, जो अभी तक किसमें नहीं बदला, पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट नहीं है, वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट नहीं है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। मुश्किल में ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, मतलब मुश्किल में कभी कुछ वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो हाँ फ्रेंड, हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में बस इतना था। क्लास 10 का द लास्ट स्प्रिंग, जिसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है सरकार, इसके लेखक हैं अनीस जंग। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये एक फीमेल लेखक हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। स्टोरी किसकी थी, स्टोरी थी क्या, किसकी थी स्टोरी बताइए, कमेंट करके बताना। स्टोरी आपको बता रहे हैं। स्टोरी थी ये स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरी ऑफ स्टोरेज चाइल्डहुड की थी। ठीक है, तो आई होप दैट आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में दबा के लाइक शेयर कमेंट करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511070573। फिर सुनिएगा 9511070573। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।